जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप मेरे शो में मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं पंकज प्रसून जी। इनका स्वागत करते हैं और बहुत सारी चीजें अभी इन दिनों घट रही हैं, उन पर चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले एक खबर आई कि चंपई सोरेन जो है भाजपा में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और ये भी कहा गया कि कोई भाजपा का बड़ा नेता है जो नहीं चाहता है कि उनको तरजीह मिले। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सरायकेला नगर परिषद और आदित्यपुर के मेयर के चुनाव में चंपई सोरेन ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा से पंगा लेने के मूड में है। चंपई सोरेन को बड़े आव भगत के साथ, बड़े ढोल तमाशे के साथ लाया गया था पार्टी में। रांची में शामिल हुए थे और सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर आए थे। फिर उनके चलते प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर में भरी बरसात में जब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था तो सड़क मार्ग से 130-35 किलोमीटर चल कर आए। ऑफिशियली उनको लॉन्च किया गया। लेकिन चंपई सोरेन को जिस उम्मीद में बीजेपी लाई, वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाए। सिर्फ अपनी सीट एक निकाल पाए, किसी तरह से अपने बेटे की सीट भी नहीं निकाल पाए। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा उनको लेकर असहज है और कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर चंपई सोरेन भी असहज है, क्योंकि जिस मॉड्यूल में और जिस फ्रेमवर्क में वो राजनीति करते आए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, भाजपा में उसके लिए जगह नहीं है। भाजपा में एक बड़ी हिरार्की है जो नीचे बूथ लेवल से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हर नेता अपना जो छत्रप है वो अपने रियासत में सर्वे सर्वा होता है और उसका एक अध्यक्ष होता है। पहले शिबू सोरेन थे, अब हेमंत सोरेन है। क्या आपको लगता है पंकज जी कि क्या होने जा रहा है? चंपई सोरेन क्या बीजेपी छोड़ेंगे? जिस स्थिति में वो दिखाई दे रहे हैं, गोलान टाइगर थे, कहीं ना कहीं भाजपा की पीढ़े में आने के बाद असहज फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जिस बकरी का लालच दिखाकर उनको पिंजड़े में लाया गया था वो बकरी भी नहीं मिली उन्हें। और भाजपा भी शेर को लाकर जो तमाशा दिखाना चाह रही थी, वो तमाशा भी उसका चला नहीं है। क्या लग रहा है आपको, कैसे चलेगा? अ, देखिए आनंद जी, कुछ दिनों पहले मैंने ही कहा था कि जो बुजुर्गवार नेता हैं बीजेपी के, जी। जी। उनके लिए आने वाला दिन थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है। और वो जी। इसीलिए कि जहां तक मेरी जानकारी है, बीजेपी नए नेतृत्व की तलाश में है। और चाहे वो हम्म। लॉबिन हेम्ब्रम हो, चंपई सोरेन हो, या भारतीय जनता पार्टी के मूल वैसे नेता, चाहे वो रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी हो, इनको लेके कोई बहुत ज्यादा उत्साह या रणनीति नहीं है। और ये सब कायदे से हो रहा है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान। चंपई सोरेन के बेटे को भी 2 बार मौका दिया गया, एक बार उपचुनाव में और एक बार विधानसभा चुनाव में, पर वो सफल नहीं हो सके। चंपई सोरेन अपनी सीट जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी को लगता है कि बहुत ज्यादा फ्यूचर कुछ नहीं है इसे लेके। 4 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तक के लिए कुछ बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ नेताओं से पीछा छुड़ाने या पिंड छुड़ाने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। और ये आने वाले दिनों में और अस्पष्ट होगा। और मैं जानबूझ के जिन नेताओं का नाम लिया हूं, और इसके अलावा भी जो दूसरे भी जो काफी दिनों से है, हर चुनाव में देखिए कि कुछ पुराने नेता है वो बदल दिए जा रहे हैं, और उससे वही प्रक्रिया भी है। अगले विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन या बाबूलाल मरांडी या रघुवर दास तो खैर नहीं है, लेकिन बाकी जो देख रहे हैं उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस बात को याद रखिएगा। रही बात भावना की, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो सहज महसूस नहीं करते। अभी कुछ दिनों पहले आदित्य विक्रम जायसवाल कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, और फिर वापस मूल अपने कांग्रेस में लौट आए। जी। अभी क्या चंपई सोरेन के पास वो स्कोप है वापस लौटने का? क्योंकि सीता सोरेन के पास तो शायद नहीं है। तो सीता सोरेन भी असहज है, लॉबिन बिल्कुल। हेम्ब्रम भी असहज है, चंपई सोरेन भी असहज है। यंग नेता में कुणाल सारंगी आए और वापस चले गए। तो जिनको अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा वापस ले रही है, तो उनकी कोशिश भी यही है कि किसी तरह वापस अपने मूल घर में लौट जाए, या जिन 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 दूसरी पार्टियों से आए हैं। फायदा भी तो उनको तो नहीं हो रहा है ना। आप कोई देखिए फायदा नहीं है अभी सर। देवलाल मुर्मू ने लंबे समय तक बीजेपी में चुनाव लड़े, विधानसभा का भी लड़ा, लोकसभा का भी लड़ा, हार गए। आखिरकार थक हार कर चले गए वापस जेएमएम में। क्या किस बिल्कुल। स्थिति में है? एक विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं,
एक विधायक की हैसियत में है, पहले बड़े नेता हुआ करते थे। स्टीफन मरांडी बड़े नेता थे, एक बार तो हेमंत सोरेन को ही हरा दिया था उन्होंने निर्दलीय चुनाव में। तो अब उसके बाद पार्टी छोड़ने के बाद वापस लौट कर आए। आज देखिए 20 सूत्री का उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया है, उससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रह गई। ये लोग अपने समय के बड़े नाम थे, ये लोग गुरुजी के विश्वास पात्र साथी हुआ करते थे। चंपई सोरेन की भी वही गति है कि अब चंपई सोरेन अगर वापस भी चले जाएंगे तो एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, 4 बार मंत्री रहा हुआ व्यक्ति अगर अब जाएगा पार्टी में तो उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके एक विधायक का टिकट मिलेगा और उस तरह से रहेंगे, क्योंकि अब उनको हैसियत वो मिलेगी नहीं जो पहले मिल चुकी है, क्योंकि हेमंत सोरेन अब जान गए हैं। और लोबिन हेम्ब्रम का भी देखिए, लोबिन हेम्ब्रम कई बार उन्होंने जेएमएम से बाहर जाकर चुनाव लड़ा, लेकिन जीते जेएमएम से, एक बार मंत्री भी बन गए थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। लेकिन अगर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत होगा तो उनको अपना एक टिकट मिल जाएगा, इसके अलावा उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। लेकिन चंपई सोरेन को जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री रहते समय ट्रैप किया था उनको, उससे फायदा उनको कुछ हुआ नहीं, और अब वो बीजेपी के लिए किसी काम के भी नहीं रहे। तो क्या ये बीजेपी पर ये आरोप नहीं लगेगा कि उन्होंने आपने उनको तोड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से, फिर बाद में फेंक दिया, को कह रहे हैं कि हमको कोई पूछा नहीं जाता है, मेयर में और नगर परिषद अध्यक्ष में कोई सलाह नहीं ली जाती है। तो लगता है कि बीजेपी का जो सेटअप है वो अलग काम करता है, चंपई सोरेन का सेटअप अलग काम करता है। उन्होंने अपने पुराने विधायक प्रतिनिधि को खड़ा करा दिया सरायकेला इसका नगर परिषद में, यहाँ भी उनका एक अपना खड़ा है। और जो आरोप लगा रहे हैं जिस पर कि वो नहीं चाहते कि बढ़ूं मैं, वो बाबूलाल मरांडी ही हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन मुंडा पहले से हाशिए पर है, रघुवर दास पहले से ही हाशिए पर है। तो ऐसा बीजेपी में और कोई बड़ा नेता नहीं है जो चंपई सोरेन के आगे बढ़ने में बाधक होगा। तो इसको किस रूप में हम लोग देखेंगे? देखिए, बाबूलाल मरांडी नहीं, पार्टी ही नहीं चाहती कि अब चंपई सोरेन, क्योंकि एक बार टेस्ट करके देख ली ना कि ये कितना आदिवासी वोट पार्टी के लिए ला सकते हैं। तमाम नेताओं को शामिल कराया, चाहे हेमलाल मुर्मू हो या लॉबिन हेम्ब्रम हो या चंपई सोरेन है। देखिए, झारखंड की राजनीति कुछ इस तरह से है कि बीजेपी के वोटर है, वो किसी नेता के वोटर नहीं है। या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वोटर हैं वो हेमंत सोरेन के नाम पे वोट देते हैं, तीर कमान के नाम पे वोट देते हैं। बाकी दूसरे नेताओं की क्या हैसियत है? कोई भी नेता इधर उधर चला जाए, सबके वोटर फिक्स हैं। और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि चंपई सोरेन का जो वोटर है, मूल वोटर, चलिए कुछ लोग पर्सनल कैपेसिटी में उनको मानते होंगे, लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोटर वो कभी बीजेपी को नहीं देगा, और उसी तरह बीजेपी का वोटर भी जेएमएम को नहीं देगा। तो नेताओं का महत्व नहीं है, यहां पार्टी का महत्व है। और इस वजह से जो भी नेता इधर उधर करते हैं, चलिए उनमें से इक्का दुक्का कुछ को सफलता अगर मिल गई हो, लेकिन वो लॉन्ग रन में नहीं रहेगा कभी। एक आध बार जीत गए तो जीत गए। ये सबक है तमाम दलों के नेताओं की तरफ से। देखिए, बीजेपी कांग्रेस ये अलग तासीर की पार्टी, यहां पे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जेएमएम से बीजेपी या बीजेपी से जेएमएम में जाके सफल होना ये बहुत मुश्किल है। और ये तमाम नेता जो राजनीति यहां कर रहे हैं, हम पत्रकार हैं वो भी समझते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक तो उम्र, वो फैक्टर उनके साथ नहीं है, और दूसरा यहां की तासीर, राजनीतिक तासीर, दोनों मिला के मुझे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं लगता। अगर चंपई सोरेन चुपचाप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते तो कोई सम्मानजनक एक विदाई हो जाती, लेकिन अंत में होना वहां भी यही था। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी अब अपनी पीढ़ी के नेताओं को तैयार कर रहे हैं, वही उनके आसपास रहते हैं। वो बुजुर्ग नेताओं से असहज है, कोई माने या ना माने, बहस कर सकता है इस बारे में कि नहीं ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन जो भी गुरुजी के साथ जो नेता थे उस वक्त, जो बहुत जिनका दबदबा था, अब देखिए हेमंत कल्पना सोरेन का जब चल रही है पार्टी में तो उनकी क्या स्थिति है। तो कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें स्वीकार करना होगा। और ऐसा नहीं है कि बाबूलाल मरांडी के कहने से हो रहा है, या अर्जुन मुंडा के कहने से हो रहा है, या रघुवर दास के किसी के कहने से नहीं हो रहा है, वो पार्टी अपने अनुसार डिसाइड कर रही है। और बीजेपी ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया है कि क्योंकि आदिवासी वोट मुझे नहीं मिलता तो ओबीसी ही प्राप्त करने की कोशिश की जाए। हो सकता है कि इस बीच कुछ सवर्ण नेताओं को कहीं कोई जगह मिल जाए। एक ही और है कि आप कह रहे चंपई सोरेन, जी चंपई सोरेन आप बोल रहे हैं, तमाम नगर निगमों में देखिए ना, बीजेपी से 3-4 लोग खड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल। पोस्ट किया, झारखंड में बीजेपी को ढूंढने निकला था, मुझे 1 दर्जन पार्टी मिली पर बीजेपी कहीं नहीं मिला। वो बाबूलाल भाजपा
प्रदीप वर्मा भाजपा, तो निशिकांत दुबे का एक अपना भाजपा, एक बड़का गांव से जीते हैं उनकी एक अपना भाजपा चल रहा है। आपको तमाम तरह के बीजेपी मिल जाएंगे, सबका सिंबल भले एक है लेकिन सबके नेता अलग अलग है और सबके कार्यकर्ता भी अलग अलग है। आपको अगर जी देखना है तो देख लीजिए किस नेता के साथ कौन कार्यकर्ता बैठता है और दूसरे दलों के साथ, मतलब बीजेपी अलग बीजेपी, जैसे कि बाबूलाल की जो बीजेपी है वो प्रदीप वर्मा की बीजेपी या फिर निशिकांत दुबे की बीजेपी के साथ असहज है। आप जाके कभी कभी गठबंधन हो जाता है आपस में किसी तीसरे को हराने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है, नेताओं का महत्व कार्यकर्ता दे रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि संगठन को महत्व देते हैं वोटर। और इस हिसाब से आप देखिएगा तो फिर चीजें स्पष्ट होती चली जाएगी। कोई स्कोप नहीं है, थोड़ी कड़वी बात मैं बोल रहा हूं लेकिन भविष्य नहीं है। लोग ज्यादा से ज्यादा चंपई सोरेन ये कर सकते हैं कि अपनी ही सीट भी अपने बेटे को दे सकते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं। लेकिन पार्टी टिकट देगी कि नहीं 2 बार हारने के बाद, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। जी राजनीति क्रूर तो होती है हम आनंद लोग जी। जी तो लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि भाई असली तो वोटर है, और बीजेपी का जो कोर वोटर हम लोग मानते हैं कि वो शहरी वोटर है, और उसके साथ ओबीसी है। ओबीसी में कुर्मी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, उसका नहीं, 3 तरफ बटा हुआ, जेएमएम में भी है, आजसू में भी है, और अब जयराम महतो भी उसमें सेंध लगा चुके हैं। तो बच गया ओबीसी में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है वैश्य, जो पहले से बीजेपी के साथ है, और दूसरा शहरी वोटर। अब आप देखेंगे कि बड़े तरीके से हेमंत सोरेन उस वैश्य वोटर बैंक में भी सेंध लगा रहे हैं। आप धनबाद का मेयर चुनाव देखिए, चंद्रशेखर अग्रवाल बिल्कुल खड़े हो गए और भी जेएमएम में शामिल कर लिया गया। शालिनी गुप्ता को कोडरमा में जिस तरह से शामिल कराने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए, इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेएमएम अब विस्तारवादी नीति की तरफ है, और वो गांव की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी से अब आगे बढ़कर शहरी वोटरों में भी अपना जो है पैठ जमाने की कोशिश में है, और साथ में ओबीसी वर्गों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में है। एक तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि हेमंत सोरेन जब ईडी वाले मामले में जेल से छूट कर आए, और जब से कल्पना सोरेन का वर्चस्व राजनीति में बढ़ा, दखल बढ़ा, और जब से वो हेमंत सोरेन की पैरेलल दिखने लगी है, हर जगह उनके साथ रहते हैं, हर महत्वपूर्ण विजिट में, हर महत्वपूर्ण बैठक में, और उसके बाद से हेमंत सोरेन का जिस तरह से मंदिरों की तरफ जो उनका जाना बढ़ा है, जिस तरह से वो पत्नी के साथ देश के प्रमुख सारे मंदिर जो है पिछले 1 डेढ़ साल में आप देखेंगे तो घूम चुके हैं, वहां पूजा करते दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि बड़े तरीके से हेमंत सोरेन शहरी वोटर को, ओबीसी वोटर को और सॉफ्ट हिंदुत्व का एक संदेश देना चाहते हैं मंदिर मंदिर घूमकर, ताकि जो बीजेपी का समर्थक वर्ग है वो कहे कि ठीक है, भले हेमंत सोरेन ने कभी कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, पर अगर हिंदू नहीं है तो हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्यों मांग में सिंदूर डाल रहे हैं, या क्यों पंडा के साथ बैठ कर पूजा कर रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि बड़ी सुनियोजित एक तरीके से मुख्यमंत्री बीजेपी का जो आधार वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हैं, और ये कोशिश आपको लग रहा है कि क्या उनको कामयाबी दिलाएगी? और बीजेपी का फिर क्या होगा अगर वो भी वोट बैंक उसके हाथ से निकल गया तो झारखंड? देखिए आनंद जी, मैंने कहा कि राजनीति बहुत क्रूर होती है। बीजेपी जो जो जमीन छोड़ेगी उस जमीन पे जाहिर तौर पे कोई दूसरा आएगा। कांग्रेस अभी इस स्थिति में है नहीं कुछ जमीन पे दोबारा कब्जा कर ले, तो उस जमीन को जो बीजेपी द्वारा छोड़ी गई खाली जमीन है। कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी घोषित हो चुकी है, तो उसका तो कोई हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से हेमंत सोरेन पोर्ट्रे कर रहे हैं मंदिरों में जाकर, वो उनकी रणनीति आपको कामयाब होती दिख रही है या नहीं? बिल्कुल कामयाब हो रही है। अगर मैं ये कहूं कि नहीं हो रही है तो ये झूठ होगा। बीजेपी से और जो मौजूदा नेतृत्व से जिस तरह असमंजस की स्थिति है, आपस में ही सेल कबड्डी, आस लाल मर गया, प्रकाशा तेरा मुछ लालेला, मेरा मुछ लालेला, ये जो कर रहे हैं ना सारे नेता, तो बीजेपी का वोटर भी तो देख रहा है कि यहां पे कुछ स्कोप नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो हेमंत सोरेन के पास जा रहा है और ये कहते हुए जा रहा है कि कम से कम वो आदमी हिंदू विरोधी नहीं है, वो आदमी कम से कम विनम्र है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जो बीजेपी के कोर वोटर थे, वो कह रहे हैं कि मैं हेमंत के पास गया, मेरा काम बहुत आसानी से हो गया, मुझे बहुत सम्मान मिला, तो आदमी अच्छा है। ऐसे ही धीरे धीरे देखिए, एक आपका पारंपरिक वोटर होता है और फिर होता है कि एक्स्ट्रा जो आप ऐड करते हैं। हेमंत सोरेन बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं और ये नगर निगम चुनाव में दिखेगा
बीजेपी एक्स्ट्रा तो ऐड कर नहीं रही है, चाहे वो आदिवासी हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, ये सब तो ऐड कर नहीं रही है। जो इनका जो कोर है वो भी लूज कर रही है, इरोड हो रहा है धीरे धीरे। वो नेताओं के जरिए हो, इनके अपने नीतियों के कारण हो, और बड़े मगन है सब। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता जिन्हें मैं जानता हूं, वो पर्दे के पीछे हेमंत सोरेन सरकार में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वो क्यों भला चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए, जब उनका काम बन ही रहा है हेमंत सोरेन की सरकार में, तो वो क्यों चाहेंगे ऐसा? तो हाँ, क्या होता है, पार्टी फंक्शन में गए और बैठक वैठक कर लिया कि आपको ये करना चाहिए, आपका ये दायित्व है, और हम तो राष्ट्रवादी हैं और हम हिंदुत्ववादी हैं, कह के निकल गए, पर उसका असर नहीं होता। और यही चल रहा है। जितनी बैठ के बीजेपी कर लेती है साल भर में, हेमंत सोरेन को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बैठक से क्या होता है, एक पुराने कार्यकर्ता है, संघ से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी पदाधिकारियों का 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम, और इसी नीति पे सब चल रहे हैं। और ये संघ से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता कर रहे हैं, हालांकि वो अफसोस में कह रहे थे, लेकिन जो सच्चाई है वो है। इतने साल हो गए, 2 साल की आज सरकार है, एक आंदोलन इन्होंने किया हो, एक ऐसा मुद्दा बताए जिससे पूरी पार्टी एक स्वर में बोल रही हो। आज बाबूलाल मरांडी एक टॉपिक पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो किसी दूसरे टॉपिक पे दूसरा कर देगा, तीसरा टॉपिक पे तीसरा कर देगा, सब मिला के वही गड्ढा गड्ढा। कहां एक स्वर? और जाके बोलिएगा तो नहीं ऐसा नहीं है, तो हम तो अनुशासित सिपाही हैं, और क्या आजकल बोलते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता। बेचारा देवतुल्य कार्यकर्ता वो भी देख रहा है कि मैं भी देवतुल्य हूं, ये तो सिर्फ बोलने से पता चल रहा है, बाकी तो कोई महत्व है नहीं। और यही हो रहा है सर। कम से कम रोज अलग अलग जिलों से 10-12 फोन मेरे पास आते हैं, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे, तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो कोई पद नहीं मिला, तो कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, यही सब बातें होती रहती है। इसमें कोई क्या कर सकता है? पार्टी, आधी पार्टी तो पिछले 15-20 दिनों से स्वागत में व्यस्त थी कि अब आदित्य साहू बने हैं तो कहां बुलडोजर से फूल बरसाना है, तो कहां बैठक करनी, तो आप स्वागत करते रहिए अपने लोगों का, जनता को इससे क्या मतलब है? जनता के लिए क्या किया आप बताइए? एक काम आप कार्यक्रम बता दीजिए कि जनता के लिए हुआ, अपना कार्यक्रम नहीं। अपने अपने लोगों से बातचीत करना, अपना बैठक करना, अपना अध्यक्ष चुनना, ये सब अपना इनर पार्टी है। कोई जनता क्यों वोट दे? एक कारण बता दीजिए। जी जी, नहीं, बड़ा खतरा वो है जो अनकहा एक संदेश हेमंत सोरेन दे रहे हैं, जो मंदिरों में जाकर, वो एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि भाजपा तो हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हेमंत सोरेन तो वो कर रहे हैं। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ के मंदिरों से लेकर उधर पूर्व में कामाख्या मंदिर तक सब जगह जा चुके हैं वो। और ये एक बड़ा अनकहा सा संदेश है कि भाई मैं हिंदू का विरोधी नहीं हूं, या मैं सिर्फ आदिवासियों का नेता नहीं हूं, या इस तरह की जो 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 महागठबंधन का जो वर्ग जो राजनीति है, वो माना जाता है कि वो आदिवासियों की, मुसलमानों की और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, और भाजपा हिंदुत्व की और राष्ट्रीयता की राजनीति करती है। लेकिन एक बड़े तरीके से और बड़े सलीके से जिस तरह से वो संदेश जा रहा है लोगों में, इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी 4-5 साल पहले, जब हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में कह दिया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन उसके बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसको लेकर लोग चलते थे। लेकिन अब जिस तरीके से वो मंदिर में जा रहे हैं, तो आप वो भी नहीं कह सकते कि हेमंत सोरेन ने ये कहा था, क्योंकि वो तो दिखाई दे रहा है कि वो पूजा कर रहे हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत धार्मिक महिला है। और बिल्कुल जी, एक बात मैं ईमानदारी से बताऊं, आज की तारीख में हेमंत सोरेन से ज्यादा हिंदू कौन सा नेता है बीजेपी का? झारखंड की बात करें तो कोई नहीं, नॉट इवन सिंगल। और हेमंत सोरेन एक और होशियारी कह रहे हैं, या मैच्योरिटी आप बोल सकते हैं, वो नाराज नहीं कर रहे हैं किसी को। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं या ईसाइयों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ इतना बता रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं कि मैं ही हूं, आपके लिए मैं भी हूं। तो हेमंत सोरेन सबके हैं। और मुझे ऐसा लगता है, एक बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो कल हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया राहुल गांधी को लेकर कि मैं अगर रहता तो दूसरे देशों में जाकर अपने देश की बुराई नहीं करता, बीजेपी का जो शुद्ध रूप से समर्थक वर्ग है वो खुश है कि हेमंत सोरेन ने ऐसा कहा है। और बताइए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी झारखंड बीजेपी में कोई एक नेता ऐसा बताइए जिसने पिछले 6 महीनों में किस कोर वोटर को एड्रेस किया हो।
कुछ नहीं। माननीय, आदरणीय, फलाना ढेकना ये करते रहिए। मैं तो ये बोल रहा हूं ना कि बहुत अपने अंदर में सिमट गई है पार्टी। पता नहीं किस खुशफहमी में है, मुझे समझ में अभी तक नहीं आया। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको चुनाव जीते या हारे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका काम बन रहा है। मैंने तो बता दिया ना कि जिनको राज्यसभा जाना था वो चले गए, जिनको चुनाव लड़ना है वो अपने बारे में सोचे। दिक्कत यह है कि जिनको नहीं चुनाव लड़ना है वही तो अभी कोर में है, बिल्कुल सारे पार्टी के फैसले वही कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, मैं आज आपको बता रहा हूं कि कल्पना सोरेन के प्रति अगर आज एक वोट हो जाए बीजेपी के लोगों के अंदर कि नेतृत्व कल्पना सोरेन को मिलना चाहिए, बीजेपी का किसी भी नेता को खड़ा कर दिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच की मैं बात करूं, कल्पना सोरेन जीत जाएगी। अगर पार्टी का कोई नहीं कहे कि भाई इसी को नहीं देना है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता स्वतः ही कल्पना सोरेन को कहें कि नहीं इन सारे से बेहतर है वो, या इवन हेमंत सोरेन को कहेगी। जिस तरह कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कैडर वोटरों के अलावा, चाहे वो कांग्रेस के वोटर हो या समाजवादी वोटर हो या मायावती के वोटर हो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, उसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने कैडर वोटरों के अलावा कांग्रेस का भी कुछ वोटर लिया है और कुछ भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर अपनी तरफ लिया है, और वो कर रहे हैं। मैं तो सवर्णों की बात कर रहा हूं जो कि कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता था, वो आज हेमंत सोरेन के प्रति सिंपैथी है उनमें, और बीजेपी नेताओं के प्रति नहीं है। आई एम सॉरी, ये सही बात है। और जो है वही वस्तु स्थिति है। इस बार का नगर निगम चुनाव में देखिएगा परिणाम जो होंगे ना वो अलग तरह के होंगे। जो आज से अगर 5 साल 10 साल, अगर 10 साल पहले अगर नगर निगम के चुनाव होते झारखंड में, तो मान के लोग चलते थे कि बीजेपी तो आराम से जीत रही है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। आज हर कोई कह रहा है कि जेएमएम भी जीत सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कितना जीतेंगे, क्या जीतेंगे, लेकिन वो जो भी जीतेंगे उनके लिए बोनस होगा, क्योंकि गांव में तो वो पहले से स्ट्रांग है आपसे। और शहर का अगर मान लिया 20%, 25%, 30% सीट भी जीत लिया, अरे भाई वो आपके खाते से निकाल के लेके चले गए हैं। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा भी अगर ज्यादा आ गया ना हेमंत सोरेन से, तो इन लोग कैसे जश्न मनाता है कि वाह वाह हम पुंग गए, हो गया। सारे आदिवासी सीटों को हारने के बाद लोकसभा में 12 सीटों से 9 सीटों पर आने के बाद ये लोग जश्न मना रहे थे कि देखते ज्यादा सीट तो हमारा ही आया। हम कहेंगे अरे पगला 12 से 9 हो गया, 12 से 9 हो गया, तुम जश्न मना रहे हो। जब से मुझे याद है, एक छोड़ के जिसमें अकेले बाबूलाल मरांडी जीते थे, एवरेज बीजेपी का 9, 10, 11, 12 रहा है। ये किस बात की खुशी मना रहे हैं मुझे नहीं पता। और देखिए हालत यही है। आज के डेट में चुनाव हो जाए तो इनको 12 से 15 सीटें मुश्किल है, अगर मौजूदा परिस्थिति में हो जाए तो। लेकिन जाके बात करने लगिएगा तो बोलेंगे कि अरे तुम तो बीजेपी विरोधी आदमी है। तो अपने लोगों से अपनी तारीफ करवाते रहना 24 घंटे, यही काम बच गया है। तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन, क्योंकि विधानसभा का अगला चुनाव 2029 में होगा, क्या जेएमएम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की दिशा में काम कर रहा है? क्योंकि अब गठबंधन की राजनीति की अपनी मजबूरियां होती है, कांग्रेस को लेना है, आरजेडी को लेना है, ये सब ठीक है, आगे भी हो सकता है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के दिमाग में यह बात है कि हम अगली बार 47 के बदले 55 सीटों पर लड़े, ताकि हम अकेले दम पर बहुमत ले आ पाए? और झारखंड में आज तक कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है। जो रघुवर दास की भी जो सरकार जो बाद में बहुमत लेकर आई थी, वो भी उन्होंने जेवीएम को तोड़ा था, तब जाकर बहुमत हासिल किया था। चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत आज तक नहीं मिला झारखंड बनने के बाद। तो क्या हेमंत सोरेन की नजर अब इस बात पर है कि झारखंड की एकलौती सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम बने और अकेले दम पर उसको बहुमत लाए? क्या इस दिशा में वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? उस दिशा में तो काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी होशियारी से, मैच्योरिटी से। वो कांग्रेस को भी हटाएंगे नहीं, क्योंकि पता है कांग्रेस का एक वोट बैंक है जो कि उनको देता है। वो कोशिश ये करेंगे कि इतनी सीटों पे लड़े कि चुनाव बाद उनको अपने दम पे पूर्ण बहुमत आ जाए। और अगर वो आ गया बिना इन लोगों को हटाए हुए, अगर मान लिया कि ऐसा गठबंधन बन के लड़ भी रहे हैं, अगर उनको आ गई 35 से 37, 38 सीटें भी अगर वो आ गई, तो फिर देखिए वो बाकी खेला कर लेंगे। तोड़ने की कोशिश कर सकते थे, वो कर सकते थे, अगर बीजेपी होती तो तोड़ लेते। लेकिन वो देख रहा है कि तोड़ने के बाद कहीं सेंटिमेंट ना खराब हो जाए। जब मैं उस रास्ते पे बढ़ रहा हूं
और जब जनता के समर्थन से मुझे बहुमत मिल सकता है तो मैं क्या के लिए ये सब फालतूगिरी करूं? कांग्रेस वाले भी तो टूटने के लिए तैयार है, कुछ बीजेपी वाले भी चले जाएंगे। बिल्कुल। आज की तारीख में ये गोल्डन पीरियड है। हेमंत सोरेन का मैदान बिल्कुल खाली है, सामने वाला बिल्कुल पस्त है। कांग्रेस मजबूर है, जब भी कांग्रेस थोड़ा बहुत आंख दिखाती है तो ये जाके अमित शाह के साथ एक फोटो खिंचवा के चले आते हैं, और उसके बाद कांग्रेस तुम्हें वो माता चकिता तुम्हें वो में फिर लग जाती है। इनको पता है कि ये कहां जाएंगे। जी। और तो ये तो सही ही है, करना भी चाहिए। तो अगली बार ये होगा कि जो अभी तक होता क्या था कि 30-31 सीटें कांग्रेस को मिलती थी, 45-47 सीटों पर जेएमएम लड़ता था और बाकी सीटें आरजेडी और वाम दलों में बांटी जाती थी। तो अगली बार ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन कहे कि नहीं, तुम लोग 21 सीटों में बांटो, 60 सीट पर हम लड़ेंगे भैया, या 55 सीटों पर हम लड़ेंगे, बाकी आप लोग बांट लीजिए। तब ये इस हैसियत में भी आ चुके हैं हेमंत सोरेन। कांग्रेस ने दो चुनाव में 16-16 सीटें हासिल की हैं, 30-30 लड़के, मतलब 50% का उसका स्ट्राइक रेट है। जेएमएम का स्ट्राइक रेट देखिए तो 47 में 34 ले आए, करीब करीब वो 70-80% के आसपास का स्ट्राइक रेट है। ये भी मायने रखेगा कि अगली बार हेमंत सोरेन कितनी सीटें अपने पास रखते हैं। जी। एक चीज और, अगर मान लिए कि आरजेडी को अलग कर देते हैं और उसके जगह पे उतना ही सीट लेफ्ट को दे देते हैं, चाहे वो निरसा की सीट हो या फिर ये जहां से बगोदर की सीट हो, कम से कम 4 सीट तो मैं ऐसा जरूर जानता हूं कि जहां लेफ्ट अगर हेमंत सोरेन का साथ बढ़िया से मिल जाए तो वो निकाल लेगा। हेमंत सोरेन का साथ मिलने के बावजूद आरजेडी मैक्सिमम कितना निकाल पाया ये तो पता है। और फिर बेइज्जती भी की थी बिहार विधानसभा चुनाव में। राजनीति में कुछ भूला नहीं जाता, कुछ मुर्दे हैं जो हमेशा गाड़ के रखे जाते हैं ताकि समय आने पर उन्हें वापस निकाला जा सके। और उनका राजनीति भी अच्छा चलेगा कि भाई बिहार वाली पार्टी जो आरजेडी है उसको हम क्यों प्रश्रय दें, हमारी अपने लेफ्ट वाले हैं यहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला चुनाव ये लेफ्ट को ज्यादा प्राथमिकता देंगे और कांग्रेस से हार्ड बार्गेनिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा सीट के लिए। और कांग्रेस की मजबूरी है कि वो कुछ कर नहीं सकता, अभी जो उनकी स्थिति है जैसे तैसे राज में है, अगर अलग हट गए तो पता चला कि फिर यहां भी विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और जो कांग्रेस को जो वोटर हैं अगर वो देखेंगे कि हेमंत सोरेन ज्यादा मजबूत है, बीजेपी को हराने की स्थिति में है, तो जो मुस्लिम वोट तो जान ही रहे हैं कि वो जो बीजेपी को हराएगा उसकी तरफ शिफ्ट करेगा, उनको थोड़ी ना कांग्रेस से लगाव है, उनको तो बीजेपी से नफरत है। इस तरीके से वोट मिल रहा है। पलामू में और बोकारो धनबाद में कांग्रेस मजबूत है, इन 2 इलाकों में मजबूत है। बंधु तिर्की का मैं हमेशा मानता हूं कि बंधु तिर्की कभी भी आ सकते हैं, उनके मतलब जब उस समीकरण बदलेगा तो देखा जाएगा। नहीं, इधर वो जीतने के लिए राजनीति कर सिमडेगा, गुमला कोलेबिरा सिमडेगा लोहरदगा की तरफ भी थोड़ा कांग्रेस मजबूत है, लेकिन वहां कब जब साथ में जेएमएम है तब। हाँ, जब साथ में जेएमएम है तब, अकेले कहां मजबूत है आदिवासी इलाकों में। नहीं, सही बात। लेकिन फिलहाल लड़ेंगे कांग्रेस के ही साथ, थोड़ा सीट इनको कम करके अपनी सीट बढ़ाएंगे। और ज्यादा आरजेडी मांगेगा कि हमको 5 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए तो कहेंगे कि दूर से ही सलाम, लेफ्ट को वही दे देंगे तो मेरा काम आएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में कुछ बातें जो मुझे समझ में आई कि चंपई सोरेन के आगे कुआं पीछे खाई है, अब वो क्या करेंगे वो देखेंगे। तो हाँ जी, मैं एक आखिरी बात बता के जा रहा हूं, बहुत सारे लोग इस बात को मिस कर रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच एक पैटर्न महसूस कर रहे होंगे, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है बीजेपी को लेकर, जो आज से 6 महीने पहले तक थे। फिर कल राहुल गांधी को लेकर एक बयान भी दिया, और कम से कम दिल्ली से उस बयान के बाद मेरे पास 2-3 फोन आए, कहे कि उन्होंने वो पूछना चाह रहे थे क्या हेमंत सोरेन सॉफ्ट हो रहे हैं। अब मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं है, लेकिन कुछ कुछ दिशा उसी ओर इंगित कर रही है कि दावोस जाना, ब्रिटेन जाना, फिर उसके बाद आना। कांग्रेस एग्रेसिव है, लेकिन हेमंत सोरेन ने अगर राहुल गांधी के बारे में इतने कठोर बात कह दी है तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हवा बदल रही है। अभी जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन उनके ऐसे हैं कि जाने में थोड़ी बाधा है, लेकिन एक बात है कि वो इक्वल डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं, नवीन पटनायक टाइप का राज करना चाहते हैं। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, पता नहीं ये ऑब्जर्वेशन बाकी लोगों का भी है या नहीं। जी, तो देखिए नवीन पटनायक के साथ हुआ कि उन्होंने लंबे समय तक केंद्र के साथ सहयोग करके सरकार चलाई, लेकिन भाजपा के साथ जैसे नजदीकी पे आए वो, उनकी जमीन भाजपा खा गई। हेमंत सोरेन उल्टा काम कर रहे हैं,
वो भाजपा के साथ दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, केंद्र के साथ न्यूट्रल बने हुए हैं और धीरे-धीरे भाजपा की ज़मीन जो है बची हुई, वो भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि अगले चुनाव तक जेएमएम ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि बीजेपी का एक शहरी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा और उसका जो ओबीसी जो कोर वोटर है और सवर्ण वोटरों का एक बड़ा हिस्सा, हेमंत सोरेन इस कोशिश में है कि उनकी तरफ आ जाए और वो अगले विधानसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की तरफ तो अभी भी है, लेकिन वो बहुमत की तरफ जाने की देख रहे हैं कि अगले चुनाव में जेएमएम को स्थिति में ले आए कि वो अपने दम पर चुनाव में बहुमत हासिल कर पाए और यही जेएमएम के लिए उनका जो लक्ष्य है वो दिखाई दे रहा है और इसी की तरफ सारी चीजें जा रही हैं। भाजपा को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं, बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ट्वीट करना यही उनका काम रह गया है। तो पंकज जी चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को भी मिली होंगी। आप इस चर्चा में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जल्दी एक चर्चा और करेंगे हम लोग, आज करें या आज तो नहीं हो पाएगा, कल होगा जो रांची में जो सीएनटी की ज़मीनें टूट रही हैं ब सीएनटी की ज़मीनों पर बने घर टूट रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो कल अगर आप समय देंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जी इतना बिल्कुल। ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।